नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये घटना चक्र की सीरीज में करा रहा हूँ। अभी पॉलिटी का, उसके बाद में लाऊंगा हिस्ट्री का। तो अभी पॉलिटी में चल रहा है आपका उद्देशिका। उद्देशिका में आज इस वीडियो में कराऊंगा उद्देशिका यानी प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर को पूछेंगे उन सब की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस नोट्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो जैसे संविधान में अनुसूचियां हैं, संविधान में स्रोत हैं, तो इस सब के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में बात करेंगे हम उद्देशिका के बारे में, और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब की बात इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नोट्स। नोट्स क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 23 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया और कब प्रस्तुत किया। तो प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन 22 जनवरी सन 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अगर बात आती है अंगीकृत करने की, तो संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकृत किया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। तो उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके जो है अभी जो संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका देखते हैं तो वो है। इस उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष या अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान के उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, इनका क्रम लगाने को आता है कि संविधान में ये शब्द है, इनका सही क्रम लगाइए। तो यही क्रम आपको लगाना है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को सबसे पहले आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद में समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को कितने, तो 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। तो 3 प्रकार के न्याय उद्देशिका में कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। तो संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई। कौन कौन से न्याय? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। फिर है कि उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। तो विधिक निर्वचन में उद्देशिका सहायक है। और सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तो उद्देशिका क्या करती है? तो उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये कथन है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। नेक्स्ट है कि के एन मुंशी उद्देशिका के बारे में बोलते हैं कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो के एम मुंशी बोलते हैं कि उद्देशिका को, या के एम मुंशी का कथन है कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। फिर वहीं प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया, क्योंकि इससे पहले इसको संविधान का अलग भाग माना जाता था। लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में उद्देशिका को संविधान का भाग जो है स्वीकृत किया गया। इससे पूर्व यानी केशवानंद भारती से पूर्व बेरूवाड़ी मामला आता है 1960 में। तो बेरूवाड़ी मामला 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। तो उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था किसमें? तो बेरूवाड़ी मामले में। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला है। इस मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। तो क्वेश्चन आ सकता है किस बात में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया? तो यह है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। फिर नेक्स्ट देखते हैं बुम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994। तो बुम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो यानी कि केशवानंद भारती को एक तरीके से इसने क्या किया? सपोर्ट किया। ठीक है, किसने? तो बुम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के बाद इसने क्या कहा कि उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा दी कि पुनः
स्पष्ट किया कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा मूल लक्षण है, तो पंथ निरपेक्षता जो कि संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी कि उद्देशिका की प्रकृति जो है कैसी है, न्याय योग्य नहीं है। इसको आप लोग विशेषकर याद रखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन में दे सकता है कि उद्देशिका जो न्याय योग्य है या नहीं। तो उद्देशिका जो न्याय योग्य नहीं है, विशेषकर इसको याद रखना। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कितने प्रकार की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है कौन, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। आप इसको विशेषकर याद रखिए। देखो, विचार और अभिव्यक्ति, विचार से ही अभिव्यक्ति आता है, जब अभिव्यक्ति आएगी तो विश्वास बढ़ेगा, विश्वास होगा तो धर्म पे विश्वास होगा, तो धर्म होगा तो उसकी उपासना की जाएगी। तो इस प्रकार इस क्रम में आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है कि इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो समता क्या है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता जो है उल्लेखित है किसमें, प्रस्तावना में या उद्देशिका में। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता पूछा जाता है तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता इसमें है। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया, तो प्रस्तावना को क्या कहा गया, संविधान की आत्मा कहा गया। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर ने जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 है, जिसमें संविधानिक उपचारों का अधिकार जो प्रावधान करता है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि संविधान की आत्मा और हृदय माना है। लेकिन बाद में की सभी में संविधान की आत्मा को प्रस्तावना को ही माना गया संविधान की आत्मा। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को माना गया है। नेक्स्ट है कि के.एम. मुंशी ने उद्देशिका के राजनीतिक जन्मपत्र कहा, तो उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्र कहा। किसने, के.एम. मुंशी, जो कि संविधान सभा में एकमात्र कांग्रेसी बोले जाते हैं। कौन, के.एम. मुंशी, जिन्होंने प्रस्तावना या उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। नेक्स्ट है कि सुभाष कश्यप ने कहा, सुभाष कश्यप जो कि एक इतिहासकार है, तो वह सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो ये भी कथन आप लोग याद रखिए, ये आपको आंसर राइटिंग में देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान क्या है, शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। वहीं बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा, तो बी.आर. अम्बेडकर ने पूरे संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहकर संबोधित किया था। अब देखते हैं प्रश्न यहाँ से, जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, आरएएस हो, एमपीपीसीएस हो, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेंगे वो सभी आपको यहाँ से मिलेंगे, और यहाँ से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। देखिए निम्नलिखित तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित अवतरण में हम भारत, ये क्या, ये प्रस्तावना है पूरी, ठीक है, तो प्रस्तावना है, यहाँ पे गैप करके दे दिया है, तो इसमें आपको बताना है कि हम भारत के लोग भारत को एक, देखो ये प्रस्तावना लगभग सभी जितने भी तैयारी करते हैं लोग सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, और आपको इंटरव्यू में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको प्रस्तावना याद है कि नहीं, वो लोग चेक करते हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रस्तावना को कहीं लिख लीजिए, अपने टेबल के सामने या अपने सामने जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पर लिख लीजिए। पूरी प्रस्तावना आपको बिल्कुल मतलब अक्षरशः याद होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश दिया हुआ है और एक्स की एत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। कब किया, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को यह है आत्मर्पित, अधिनियमित किया था, ठीक है।
तो यह भारत के संविधान की उद्देशिका है और इसको भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य और आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख किया गया है जिस दिन संविधान सभा को स्वीकार किया गया, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, और प्रश्न एक्स की जगह 26 नवंबर 1949 आएगा। तो ये कहना ये चाहता है कि ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया? 26 नवंबर 1949 को ये हमारा संविधान जो है बनके तैयार हुआ था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र में 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी और जब संविधान लागू हुआ था? यानी कि सब संविधान लागू हुआ था उसमें क्या था? उसमें आप लोगों को छांटना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसके तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, तो उन शब्द को निकाल दीजिए। तो इसका सी ऑप्शन देखिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की पहली बात कही, यानी मूल संविधान जब संविधान लागू हुआ था 26/1/1950 को, तब हमारा क्या स्थिति थी? तब वहां पे ना तो धर्मनिरपेक्ष था और ना ही क्या समाजवादी था। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये शब्द बाद में जोड़े गए, तो इसलिए ये इतनी नहीं थी। लेकिन सी ऑप्शन में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये आंसर आपका सही होगा। देखिए 26/1/1950 भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तात्कालिक उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़ी गई थी। देखिए 42 संविधान संशोधन कब हुआ था, इसकी ट्रिक आपको बता देता हूँ याद रखने के लिए कि 42 में क्या होता है, 4 2 6 होते हैं, तो इसीलिए 1976। ऐसे होता है 44 4 4 8 होते तो 1978। तो ये आप लोग इस प्रकार से भी इस डेट को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? सेम क्वेश्चन है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में। क्वेश्चन फिर से पढ़ दीजिए। पढ़ते हैं कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना में। देखिए भारत के संविधान के निर्माताओं का मत द प्रेम्बल में प्रतिबिंबित होता है, यानी उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनः स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों और आदर्शों को प्रदर्शित करता है और संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने के में मुख्य भूमिका निभाई। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, असमानता और समानता और भातृत्व का उचित क्रम बताना है? तो कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो मैंने आपको बताया 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार के न्याय। फिर है 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार का समानता और एक प्रकार के भातृत्व। देखो क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भातृत्व की बात का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये है कि सार्वभौमिक समाजवाद। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन सही लग रहा है, नहीं ये सही नहीं होगा क्योंकि इसमें स्टार दिया हुआ है, यानी कि कुछ इसमें गड़बड़ है, तो इसीलिए इसमें स्टार दिया हुआ। देखते हैं क्या गड़बड़ है। देखिए प्रश्न में दिए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए ये भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। अच्छा हाँ, संविधान में ये लोग नहीं थे, तो इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात संविधान के इन प्रश्नों का क्रम सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नोट, ध्यान देने योग्य बात है कि संविधान में उल्लेखित ये शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जनवादी शब्द भारत की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है। तो इसीलिए ये शब्द जनवादी शब्द चीन में स्थित है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आंसर को स्टार दिया है।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। सॉरी, सी आंसर इसका सही है, सी वाला आंसर सही है। क्या कि एक सार्वभौमिक समाजवादी पंथनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में इसको स्वीकारा गया है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। शब्दों को याद करते चलिए, बहुत ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऐसे ही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो इनका आपको क्रम लगाना है। क्रम क्या लगाना है? तो सबसे पहले सार्वभौमिक आ जाएगा। सार्वभौमिक के बाद आपको क्या दिखेगा? समाजवादी। सार्वभौमिक, समाजवादी, उसके बाद आपको दिखेगा क्या? धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। ये आपका ए ऑप्शन इसका सही होगा। सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के 1976 में जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द को विशेषकर याद रखिए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? सेम क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? तो आपको पता होना चाहिए समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और तीसरा शब्द है अखंडता। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये शब्द को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष। नेक्स्ट है कि भारतीय निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 पूछ रहा है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है कि 1975 में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो आपके सामने सही है कि अखंडता शब्द को नहीं जोड़ा, क्योंकि ये शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसको इस प्रकार से आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन को किसी प्रकार से भी घुमा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन सा जोड़ा गया? एक तो समाजवादी शब्द, दूसरा पंथनिरपेक्ष। समाजवाद और पंथनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। विशेषकर इसको याद रखिए। तो इसी प्रकार से इसका आंसर आपको हो जाएगा 2, 1 और 3 सही होगा, बी आंसर। नेक्स्ट है कि संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से सत्य। कूट आपके सामने है, देखिए। पहला क्या है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत, इसमें देखते हैं पहला क्या है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, तो ये सही है। दूसरा है क्या है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं है। तो पहला सही, दूसरा सही। तीसरा है कि इसका संशोधन नहीं, तो ये तो संशोधन किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया, तो ये तो सही है। फिर चौथा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, गलत है, तो ये हाँ, ये भी सही है। तो ये संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द, ओवरराइड नहीं कर सकता है, तो ये भी आपका सही, इसीलिए आपका 1, 2 और 4 सही होंगे। जबकि तीसरा गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन हो चुका है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं एक बार कि पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना और प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता।
इसकी प्रकृति जो है वो न्याय योग्य यानी कि जुडिशियल नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए और उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने के लिए किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप अभी मैंने बताया कि इसे लागू नहीं किया जाता, यानी कि यह न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया तो कौन सा। तो 42वां संविधान संशोधन कब। तो 1976 में किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़े गए तो कब। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द की संशोधन तो 42वें संविधान। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है हर जगह, MBPSC, UPPSC, BPSC और RAS सब जगह क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं थे। तो 1949 के बारे में पूछा है तो 1949 में ना तो आपका समाजवादी था, ना आपका कौन सा पंथनिरपेक्ष था और ना ही अखंडता था। तो कौन कौन से नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता ने 1, 2 और 3 यानी पहला ऑप्शन सही है, 1 और 2 क्योंकि गणराज्य पहले से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन। देखो कितनी बार हर जगह क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर जगह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको आप विशेषकर अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित है। तो सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित है क्या क्या। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय बिल्कुल सही, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी सही, अवसर की समानता ये भी सही, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ये चारों जो है वो सही होंगे, चारों जो है वो सही है। क्या था क्वेश्चन, ये था कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय 3 प्रकार के थे। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यह सामाजिक और आर्थिक न्याय सही है। दूसरा है विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, तो ये भी सही है। अवसर की समता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो ये चारों जो है वो क्या है, संविधान के आमुख ये सभी नागरिकों को सुनिश्चित करते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत के संविधान के आमुख यानी प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की क्या है स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो 2 प्रकार की समानता, और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है, 1 प्रकार की डिग्निटी यानी गरिमा सुनिश्चित करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, एक क्रम भी पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि यह नीचे दिए गए कथन और कारण बताना है। पहला है कि कथन है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो क्या है कि कथन है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो यह सही है। और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका दोनों कथन सही हो जाएगा और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो व्याख्या भी कर रहा है, तो ये आपका दोनों कथन सही हो गए। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो जनता के लोकतंत्र शब्दों से, यानी कि हम भारत के लोगों से, जनता नहीं हम भारत के लोगों से, जनता नहीं तो हम भारत के लोगों से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना हम
ये हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। नेक्स्ट है कि हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? तो प्रस्तावना में। नेक्स्ट देखते हैं कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत कहाँ है? तो सार्वभौमिकता में। सार्वभौमिकता, ठीक है। तो ये क्या सिद्धांत? ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। सभी व्यक्ति पूर्णता समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों के उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही भाव व्यक्त करता है? तो क्या है? तो भारत में किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ये आपका डी आंसर सही होगा कि ये धर्मनिरपेक्ष की बात को स्पष्ट करता है। भारत में पथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है भारत की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष, लेकिन संघीय जो शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, परंतु संघीय शब्द का भारतीय प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ यानी यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण की बात कहीं पर प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका में लोक कल्याण का शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द है। इसी में विकल्प डी आपका सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो किसकी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? क्योंकि आर्थिक न्याय है, ना कि स्वतंत्रता। तो ये आपका गलत हो जाएगा। हाँ, विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की है और विश्वास की है, लेकिन आर्थिक न्याय किया गया, ना कि स्वतंत्रता। आर्थिक अगर न्याय होता तो ये सही होता। आर्थिक न्याय और आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं है, लेकिन आर्थिक न्याय है। भारत की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या है? न्याय। बल्कि विचार अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति यानी विचार प्रकट करने का मतलब अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, जबकि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है? तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक है, राजनीतिक, लेकिन धार्मिक न्याय की कहीं बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय की संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन प्रस्तावना के बारे में है? पहला है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो बिल्कुल सही बात है, ये अंग नहीं थे, तो इसीलिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1950 में लागू मूल संविधान के भाग नहीं या अंग नहीं थे। ये शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 में जोड़े गए। तो अधिनियम तो 1976 में था, ठीक है, लेकिन जोड़े कब गए थे? 3/1/1977। ये भी डेट आप लोग याद कर लीजिए, ये डेट भी जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखो कितने एग्जाम में पूछा गया। तो क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भाग संविधान की आत्मा? तो उद्देशिका। लेकिन अगर बी आर अम्बेडकर के अनुसार पूछा जाए तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, बी आर अम्बेडकर के अनुसार डी। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार उद्देशिका जो है वो संविधान की आत्मा या देखिए
कि भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा। तो वहीं सुभाष कश्यप ने इसे संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। नोट, लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश ने भी प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना था। ज्ञातव्य कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। अतः अम्बेडकर के संदर्भ में विकल्प डी हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली बताया। जन्म कुंडली किसने बताया? तो के एम मुंशी आपका आंसर सही हो जाएगा, जिन्होंने क्या कहा था कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। के एम मुंशी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु गणतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो संविधान के पवित्र दस्तावेज का बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। 29 अगस्त सन 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर के अध्यक्षी में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947। तो अब आप लोगों को बताना है कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इससे रिलेटेड है तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों से पूछ दिया है कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। वो भी आप लोग याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन दिवस से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये कहा था बेरूबाड़ी 1960। देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो निम्नलिखित मामले में किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका जो संविधान का भाग है? तो ये आपका कथन सी जो है बोम्बई बनान यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा था कि संविधान जो है वो। देखिए, प्रश्नगत वादों में से बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्ष संविधान की मूल लक्षण है। तो पंथ निरपेक्षता जो है वो संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत में दिए गए निर्णय में उद्देशिका संविधान का भाग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो संविधान की मौलिक संरचना का भाग किसने स्वीकार किया? तो केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कथन हमेशा पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है केशवानंद भारती संबंधित क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वह नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। तो ये कहा था किसने? तो केशवानंद भारती केस में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा रखी गई है उनकी व्याख्या की गई है किसमें? तो संविधान के उद्देश्य किसमें? तो ये इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसमें? तो मूल अधिकारों में भी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो इसमें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा है वो उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो मूल अधिकारों में, यानी मौलिक अधिकार हैं, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्य में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करना।
कराना। व्यक्ति का उत्कर्ष वहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है, उनकी व्याख्या संविधान के आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो इनमें से कौन, तो प्रस्तावना, तो कौन प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, उद्देशिका या प्रस्तावना। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई। तो 3 प्रकार के न्याय आप लोगों ने देखे थे, कौन कौन से, आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जबकि सामाजिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव के लिए समान व्यवहार। और आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्याख्या की गई है। तो कौन सी न्याय की व्यवस्था की गई है। तो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, यहाँ है डी आंसर सही है, धार्मिक नहीं, डी आंसर सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये आंसर डी का आंसर सही होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। तो आर्थिक न्याय की बात कहाँ की गई है। तो ये की गई है बी ऑप्शन, यानी कि उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत में। तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किसके, तो आर्थिक न्याय की बात की गई है। देखिए, भारतीय संविधान के उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना और उद्देश्य का उपबंध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका। तो भारत के संविधान की उद्देशिका सामने 4 ऑप्शन है। इसमें है कि संविधान का वह भाग किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। तो ये आपका आंसर सही होगा कि संविधान के जो उद्देशिका है, तो उद्देशिका में संविधान का भाग किंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने बृहद संविधान पीठ में यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने एन ए वेरुवाड़ी यूनियन 1960 के प्रकरण में किए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं, सही है। महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता है, ये भी सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, तो ये भी सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय की में सहायता करता है, तो ये थोड़ा इस पे स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो इस पे स्टार लगा हुआ है, तो इस पे कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है कि भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी चारों कथन सत्य हैं, परंतु विकल्प में कोई भी ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि ये चारों कथन जो है उद्देशिका के बारे में ही बताते। तो ये चारों आप लोग याद रखिए कि ये चारों कथन जो है उद्देशिका से ही संबंधित है, इसीलिए इसको नहीं माना गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सामाजिक समानता संविधान के प्रत्यभूत नहीं है, तो ये आपका गलत है। तो क्या बोला, इनमें से कौन सा सही है। तो सही आपका सिर्फ एक ही है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है।
सामाजिक समानता संविधान में प्रस्तावित है। देखिए क्या कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है और संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको उद्देशिका यानी प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में घटना चक्र में, तो मैं वो मैंने सभी आप लोगों को करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शासन प्रणाली के बारे में। तो इसी प्रकार से हम चलेंगे, शासन प्रणाली करेंगे। शासन प्रणाली के बाद आपका शासन प्रणाली भी बहुत है, तो इसमें भी हम एक वीडियो में कवर करेंगे पूरा। देखो एक वीडियो में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा वर्डन ना पड़े, क्योंकि आप छोटे छोटे मतलब एक एक वीडियो में आप सीखते चलें तो धीरे धीरे करके जल्दी इसको हम समाप्त कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बाद में, शासन प्रणाली के बाद में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अगर आपको कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।